नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी ज़रूरी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियाँ भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की और सबसे पहले नज़र डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, खबरें खेती की के इस विशेष अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दीपिका और आज हम लेकर आए हैं खेती किसानी से जुड़ी वो अहम जानकारियां जो आपके खेत, पशुपालन, मौसम और मंडी पर सीधा असर डालती है। आज के कार्यक्रम में जानेंगे बरसात और बाढ़ के मौसम में पशुधन की सुरक्षा से जुड़ी जरूरी सावधानियां, बिहार सरकार की छत पर बागवानी योजना के लाभ, अजोला की आधुनिक उत्पादन तकनीक और सुनेंगे एक प्रगतिशील किसान की सफलता की कहानी। साथ ही जानेंगे आज के ताज़ा मंडी भाव और मौसम का पूर्वानुमान भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। बरसात के मौसम में पशु स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए पशुपालकों को टीकाकरण व देखरेख के आवश्यक निर्देश दिए गए। छत पर बागवानी योजना के तहत लाभार्थियों को 25,000 रुपये तक अनुदान देकर शहरी क्षेत्रों में हरियाली को प्रोत्साहन। अजोला उत्पादन तकनीक को बढ़ावा देकर जैविक खेती और पशु आहार की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में पहल। हाजीपुर के किसान रामवीर चौरसिया ने नींबू खेती और नर्सरी से आत्मनिर्भर बनकर अन्य किसानों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया। बरसात और बाढ़ के मौसम में पशुओं की देखरेख बेहद जरूरी हो जाती है। इस मौसम में संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में पशुओं को समय पर टीकाकरण कराना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ ही पशुओं को सूखे और साफ स्थान पर रखना, उन्हें गीले भूसे या कीचड़ से दूर रखना और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना आवश्यक है। डॉक्टर प्रभा कुमारी बताती हैं कि यदि हम इन बातों का पालन करें तो पशुओं को मौसम जनित बीमारियों से बचाया जा सकता है और उनकी उत्पादकता बनी रहती है। इस समय पशुओं में मुख्य रूप से चूँकि बाहर का पानी आ जाता है तो उससे पशु जो पानी पीता है तो कृमि होने का डर रहता है। तो हम लोग कृमिनाशक दवाएं मुख्य रूप से सारे जानवरों को खिलवाते हैं, डिवर्मिंग मास लेवल पर करवाते हैं, मतलब सारे पशु को ही खिलवा देते हैं। जो प्रेग्नेंट है उन्हें छोड़ करके सारे पशु को खिलवाते हैं ताकि वो बीमारी से बचें। बिहार सरकार द्वारा छत पर बागवानी योजना के तहत राज्य के नागरिकों को उनके घर की छत पर बागवानी करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 300 वर्ग फीट छत पर बागवानी के लिए लाभार्थियों को कुल लागत 50% तक या अधिकतम 25,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य है शहरी कृषि को बढ़ावा देना, ताज़ी सब्जियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना और खाली छतों का रचनात्मक उपयोग करना। किसान भाइयों, खेती में जैविक विकल्पों की बात करें तो अजोला उत्पादन एक उन्नत और पर्यावरण हितैषी तकनीक के रूप में सामने आया है। अजोला एक जलीय पौधा है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता रखता है। इसका उत्पादन सीमेंटेड टैंक या प्लास्टिक लाइनिंग वाले गड्ढों में किया जा सकता है। धान की खेती में जैव उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। वहीं पशु चारे के रूप में इसका उपयोग दुधारू पशुओं की दुग्ध क्षमता और स्वास्थ्य में भी वृद्धि करता है। इससे रासायनिक खाद पर निर्भरता घटती है और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिलता है। खेती किसानी को आसान और कुशल बनाने में कल्टीवेटर एक अत्यंत उपयोगी यंत्र है।
खेती किसानी को आसान और कुशल बनाने में कल्टीवेटर एक अत्यंत उपयोगी यंत्र है। इसके माध्यम से खेत की जुताई तेज और प्रभावशाली तरीके से की जाती है, जिससे मिट्टी भुरभुरी होती है और पौधे की जड़ों को ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों की आपूर्ति बेहतर होती है। इसके प्रयोग से खरपतवार नियंत्रित होते हैं और सिंचाई में आसानी होती है और कुल मिलाकर उत्पादन में वृद्धि होती है। आधुनिक मल्टीपर्पज कल्टीवेटर अब छोटी जोत वाले किसानों के लिए भी सुलभ हो गए हैं। बिहार के कई क्षेत्रों में अब पारंपरिक फसलों की जगह किसान उन्नत बोड़ा की खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यह एक पोषक तत्वों से भरपूर सब्जी है जो कम लागत और कम समय में तैयार होती है। बोड़ा की खेती में कम पानी की आवश्यकता होती है और यह कीट प्रतिरोधी भी होती है, जिससे किसानों को फसल की सुरक्षा के लिए रसायनों पर कम खर्च करना पड़ता है। वैशाली जिले के जारबा बड़ी टोला के प्रगतिशील किसान रामवीर चौरसिया ने नींबू की खेती और नर्सरी व्यवसाय को अपनाकर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि अपने गांव में भी प्रेरणा का स्रोत बने हैं। उन्होंने 6 वर्ष पहले नींबू की खेती शुरू की और आज उनके पास सैकड़ों पौधे की नर्सरी है, जहां से वे अन्य किसानों को पौधे उपलब्ध कराते हैं। नींबू की उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों की बिक्री से वे हर महीने हजारों की आय कर रहे हैं। उनके अनुसार थोड़ी सी तकनीकी समझ और नियमित देखभाल से नींबू की खेती एक लाभकारी व्यवसाय बन सकता है। नींबू का पौधा मैंने लगाया है, वो लगभग 10 कट्ठे में लगाया है। इसका फलन क्षमता काफ़ी अच्छा होता है। इसमें पहली बार ये है कि इसका बाजार में डिमांड ज़्यादा है। बाजार में कागजी नींबू जो है ना कि सालों भर मिलता है, जिसको देखते हुए इस पौधा को मैंने ऐसा लगाया कि सालों भर इस पौधे से हम लोग को उत्पादन हो और बाजार में आसानी से बिक जाए। आइए अब जानते हैं पटना बाकरगंज मंडी के प्रमुख अनाजों के बाजार भाव। लोकल गेहूं 4,000 रुपये प्रति क्विंटल, सरबती गेहूं 4,500 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा चावल 9,000 रुपये प्रति क्विंटल, बासमती चावल 11,000 रुपये प्रति क्विंटल। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के अनुमानित तापमान पर। आज का अनुमानित तापमान है अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। किसान भाई, हल्की ठंडक और बादल भरे मौसम के कारण खेती में नमी बनी रह सकती है। ऐसे में फसल फफूंदी या कीट लगने की संभावना बढ़ती है। अतः फसलों की नियमित निगरानी करें, जल निकासी पर विशेष ध्यान दें और बिना आवश्यकता के रासायनिक छिड़काव से बचें। तो ये थी आज की प्रमुख खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त और लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती है। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। किसान भाइयों नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और मैं हूं शांति भूषण। किसान भाइयों, हमारे यहाँ खास करके बिहार में धान और गेहूं मुख्य फसल में मानी जाती है और कई ऐसे क्षेत्र हैं हमारे यहाँ बिहार में, खास करके जब हम बात करते हैं तो धान का कटोरा कहा जाता है। कई ऐसे क्षेत्र हैं तो धान के मामले में हम बहुत बृहत रूप से मजबूत भी हैं। हमारे यहाँ एक से एक फसल, एक से एक किस्म की धान उपजाई जाती है, सुगंधित से लेके उपजाऊ तक, जो बहुत बेहतर फसल और बहुत बेहतर उत्पादन देती है। तो धान की चूँकि मुख्य फसल है खरीफ की, तो इसके बारे में जानना भी हमें ज़रूरी है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण दादा साहब माने जो उपस्थित हैं, जिनसे आपको हम रूबरू करवाते हैं। डॉक्टर साहब, आप मुख्य वैज्ञानिक हैं डॉक्टर कलाम महाविद्यालय किशनगंज में। सर सबसे पहले हम धान पर जब चर्चा करते हैं तो एक पहला सवाल सबसे जो अहम है कि शुरुआती दौर में जो हमारे किसान हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनको किन किन
कीड़ों से रूबरू होना पड़ता है और जो नुकसानदायक है हमारे किसानों के लिए? जैसे आप जानते हैं कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है और खरीफ मौसम में सबसे ज़्यादा जो है धान की खेती बड़े पैमाने पे की जाती है। सबसे ज़्यादा फसल का उत्पादन भी धान का बिहार में होता है। तो अभी अगस्त सितंबर में अभी धान की तो रोपाई हो गई है, जमीन से सब सट गए हैं जड़ पौधे। तो अभी जो है मुख्य जो कीट आने वाले हैं उसमें है मुख्यतः तना छेदक कीट आता है, भूरा तना मधुआ कीट आता है, बाद में पतर लपेटक कीट आता है, बकिया कीट आता है, सैनिक कीट आता है, गंधी कीट आता है और सोंडा कीट आता है। जैसे आप जानते हैं कि अभी इसी समय जुलाई अगस्त में जो कीट आता है मुख्य वो है तना छेदक कीट। तो तना छेदक कीट क्या करता है, जब पिल्लू अंडे से बाहर आता है तो पहले धान के कोमल पत्तियों को खाता है और जब उसका तना जिसे हम धड़ बोलते हैं वो बन जाए तब वो छेद बना के अंदर का मुलायम भाग खाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि धान का जो है तना मुरझा जाता है, सूख जाता है, सिकुड़ जाता है और पौधे की बढ़वार रुक जाती है, पौधा मर जाता है। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए जैसे आप जानते हैं कि अगर तना छेदक कीट ये ज़्यादा दिन तक नुकसान करता रहा तो अगले स्टेज में मतलब अगस्त सितंबर में क्या होता है कि जो बालियाँ बाहर आने वाली वो सफ़ेद हो जाती है और आसानी से निकल जा सकती है, तो उत्पादन घट जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए क्या करना है, किसानों ने जैसे कर्षण विधि हमने बताया कि कर्षण विधि अपनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे किसान अपनाते हैं, खेत की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना चाहिए, खेत को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए, खेत में बर्ड पर्चर की व्यवस्था करना चाहिए, प्रकाश फंदों का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब तना छेदक कीट जो है इसको माना जाए कि नवजात जो स्टेज होता है, जो शुरुआती दौर होता है उसमें अधिक सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला उसमें अधिक परेशानी होती है। अच्छा, इसके बाद कौन से कीट हैं जो मुख्य रूप से हमें प्रभावित करते हैं? जैसे आपने भूरा तना मधुआ कीट के बारे में कहा, तो वो भी नवजात स्टेज में ही नुकसान पहुंचाता है। जी जी। भूरा तना मधुआ कीट, उसे किसान BPH भी बोलते हैं, ब्राउन प्लांट हॉपर। तो ये भूरा तना मधुआ कीट ये रस चूसने वाला कीट है। इसके शिशु एवं वयस्क लगातार पत्तियों की निचली सतह से रस चूसते हैं। लगातार पत्तियों की निचली सतह से रस चूसने की वजह से पत्तियां पीली हो जाती है, सिकुड़ जाती है, मुड़ जाती है और बाद में जो है पत्तियां लाल होने लगती है, जिसे हम हॉपर बर्न सिम्टम मतलब जला हुआ बर्न, जला हुआ जैसे पत्तियां दिखती है और पत्तियां बाद में गिर जाती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होकर उत्पादन घट जाता है। तो ये जो रस चूसने वाला कीट है इसके नियंत्रण के लिए हम अंतरप्रवाही कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। अंतरप्रवाही कीटनाशक दवा बहुत सारे हैं, जैसे मैलेथियन है, इमिडाक्लोप्रिड है, कार्बारिल है। बहुत सारे अंतरप्रवाही कीटनाशक दवा 1 अथवा 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करने से रस चूसने वाला ये कीट का नियंत्रण हो सकता है। साथ साथ आप जानते हैं कि जैसे ये कीट इसकी जो मादा है तो पत्तियों के क्या करती है कि मधुआ जैसे मधु जैसा स्त्राव पत्तियों पे छोड़ देती है, तो उस पर काला फफूंद विकसित हो जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया बाधित हो जाते हैं। तो उसके नियंत्रण के लिए जो पत्तियां प्रभावित है उसको काटकर जलाना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। साथ साथ जो जैविक कीटनाशक दवा है, जैसे आप जानते हैं नीम से बना हुआ दवा, निम्बिसिडिन, नीमार्क, बायोनीम, नीम गोल्ड, अचोक, तो इनका 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करने से भूरा तना मधुआ कीट अच्छी तरह से नियंत्रित करने आता है। इनके जो मित्र कीट अथवा नैसर्गिक शत्रु है इनकी संख्या धान फसल में आपको बढ़ाना होगा। साथ साथ ये जो कर्षण विधि भी किसानों ने अपनाना चाहिए और जैविक कीटनाशी जैसे मैंने बताया कि बिवेरिना बेसिना भी है, 1 किलोग्राम प्रति हेक्टर दर से खेत में भुरकाव करने से, छिड़काव करने से भूरा तना मधुआ कीट हम अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। सर, धान के पत्र लपेटक या वक्या जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, इसके साथ ही हम चाहेंगे कि चूँकि ज्वलंत सिस्टम है, एक सिस्टम है IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, तो वो चूँकि अभी आपने एक चर्चा की सर मित्र कीट और शत्रु कीट की, तो हम आज भी उससे अवगत नहीं है कि कौन सा कीट हमारे लिए मित्र है और कौन सा कीट शत्रु है। क्योंकि जब हम एक बार दवा का छिड़काव करते हैं तो सारे कीट मर जाते हैं, चाहे वो हमारे मित्र कीट हो या शत्रु कीट हो। तो हम चाहेंगे कि आप उस पर भी प्रकाश डालिए कि मित्र कीट और शत्रु कीट में अंतर क्या है, कौन सा है, और समेकित कीट प्रबंधन जी। जैसे अभी जुलाई अगस्त में पतर लपेटक कीट भी कुछ जगह प्रकोप हुआ है। ये पत्तियों को मुड़ा लेता है और पत्तियों को हरूतिमा खाता है, पत्तियों को खाने वाला कीट है। बकिया कीट भी लगातार पत्तियों को खाते रहता है, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण क्रिया बाधित हो जाती है, पौधे की बढ़वार रुक जाती है, उत्पादन घट जाती है। तो स्पर्शजन्य कीटनाशक दवा फोजालोन
क्विनोलफॉस 1 अथवा 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करने से हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे सर बोले कि ज्वलंत जो हमारे किसानों के लिए ज़रूरी है कि धान में हम समेकित कीट प्रबंधन कैसे करें। यह बहुत ज़रूरी है, किसानों ने समेकित कीट प्रबंधन अपनाना बहुत ज़रूरी है। कि जैसे मैंने आपको बताया कि धान हो या अन्य कोई अनाज की फसलें हो, लगातार किसानों को आदत पड़ गई है कि दवाओं का रासायनिक दवाओं का छिड़काव करते हैं। जैसे सर बोले कि रासायनिक दवाओं का छिड़काव करने की वजह से मित्र कीट भी मर रहे हैं और शत्रु कीट भी मर रहे हैं। तो मित्र कीट और शत्रु कीट किसानों ने अच्छी तरह से पहचानना है। मित्र कीटों की संख्या हमको फसल में बढ़ाना है और शत्रु कीटों की संख्या मारना है। तो समेकित कीट प्रबंधन जब हम अपनाते हैं तो रासायनिक दवाओं का कम से कम छिड़काव किया जाता है। अनावश्यक खर्च में जो किसानों की वृद्धि हो रही है वो कम किया जाता है। इसमें लागत कम है और आमदनी ज़्यादा है। इसमें रासायनिक दवाओं का छिड़काव कम करना है और जैविक विधि जैसे परजीवी कीट, परभक्षी कीट, जीवाणु, विषाणु, फफूंद, हार्मोन इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना है ताकि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या न हो, कीटों में प्रतिरोधात्मक क्षमता पैदा न हो, कम हानिकारक कीट अधिक सक्रिय न हो और धान में जो हम अच्छी तरह से कीट प्रबंधन कर सके। सर जानकारी आपने दी है मित्र कीट, शत्रु कीट, लेकिन उसकी पहचान किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी तक हमारे कई ऐसे किसान हैं जो कीट पहचानते हैं लेकिन मित्र कीट और शत्रु कीट में वो वर्गीकरण नहीं कर पाते हैं। तो उसका क्या तरीका है, कैसे पहचाने कि कौन सा कीट हमारा मित्र है, कौन सा कीट हमारा शत्रु है? तो जब हम धान के बारे में चर्चा करेंगे तो मित्र कीट, जैसे सर पूछे कि मित्र कीट में लेडी बर्ड बीटल आता है, क्राइसोपा आता है, बाद में सिरफिड मक्खी आती है। जैसे क्राइसोपा मतलब हरा पतला लंबा कीट रहता है और वो जो है लाही हरा तेला उठा के खाता है, किसान देखते हैं पत्तियों पे, तो ये मित्र कीट है, किसानों ने पहचानना है। लेडी बर्ड बीटल गोल कलर का भुंगा होता है, उसके ऊपर काले धब्बे होते हैं, तो किसानों को लगता है कि ये शत्रु कीट है लेकिन वो मित्र कीट है, लाही हरा तेला को उठा के खाता है, मतलब ये मित्र कीट है। सिरफिड मक्खी एक मक्खी होती है जो लाही सफ़ेद मक्खी बाद में आपका हरा तेला उठा के खाता है, ये मित्र कीट है। तो किसान जब धान फसल में घूमते हैं तो पत्तियों को वगैरह उन्होंने अच्छी तरह से नज़दीक से देखना चाहिए ताकि ये जो है लेडी बर्ड बीटल, क्राइसोपा, सिरफिड मक्खी हम वो अच्छी तरह से मित्र कीटों को जान सके। सब्जियों भी देख सकते हैं, खानदान भी देख सकते हैं, दूसरे अनाज की फसलें भी देख सकते हैं। तो ये हो गया मित्र कीटों के बारे में। शत्रु कीट, जैसे धान में तना छेदक कीट आता है तो उसकी सुंडी अगर दिखे पत्तियों पे, तना पे, तो पहचानना है कि ये तना छेदक कीट है। बुरा तना मधुआ कीट, अगर रस चूसने वाले कीट अगर समूह में पत्तियों के निचली सतह पे दिख रहे हैं, पत्तियां पीली हो रही है, सिकुड़ हो रही है, हॉपर बर्न जैसा पत्तियां लाल जला हुआ दिख रहा है, तो जानना है कि ये हरा तेला है, कॉफी कलर का, हाँ हरा फुद का है, हरा कलर का, तो ये है। सफ़ेद मक्खी, छोटी मक्खी रहती है सफ़ेद कलर की, लगातार पत्तियों से रस चूसती है जिसकी वजह से पत्तियां सिकुड़ जाती है, मुड़ जाती है, उस पर मधुस्राव होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया बाधित होती है, पत्तियों पे काला फफूंद दिखता है, तो पहचानना है कि ये सफ़ेद मक्खी की वजह से होता है। मतलब पहचान करना है कि उसके बाद ही दवा का छिड़काव करना है। तो किसान भाइयों, कई तरह की बीमारियां हैं और दवाएं भी अलग अलग हैं, लेकिन दवाओं का छिड़काव करते वक्त यह ध्यान रहे चूँकि उस अनाज को अंतिम में खाना हम ही को है, हमारे चाहे हम खाएं या हमारे और कोई भाई खाएं, तो उसका इस्तेमाल भी दवाओं का इस तरह से करना है कि वो हमारे लिए अनाज की जगह जहर न बन जाए। अधिक से अधिक जैविक खाद का प्रयोग करें, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है समेकित कीट प्रबंधन का प्रयोग आप अपनाएं, उसको आपकी आमदनी बेहतर होगी। हमारे विशेषज्ञ इस पर लगातार काम कर रहे हैं और आपको सलाह दे रहे हैं। सर, आप इतनी अच्छी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। विशेषज्ञों से मिली उपयोगी जानकारियां निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री
फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को 2 तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी PDMC योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर
खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञों की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।